नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कई सारी एसोसिएशन हैं, कई सारी कमेटीज़ जो है वो बनी हुई है, जिसके चलते उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद करनी है उनके लिविंग में। तो अभी की बात करूं तो इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के प्रधान सरदार गुरदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी हिस्टोरिक कमेटी इनकी है, काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनकी कमेटी के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे और हाल ही में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और कैसी परेशानियों या मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ता है लोगों की मदद करने के लिए। आइए सीधा इनके पास आपको ले चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा जी कि आप आए और हमारी बात सुनने के लिए और लोगों के सामने रखने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोगों की मदद के लिए कई सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कई सारी कमेटीज़ हैं, लेकिन आपकी जो एसोसिएशन है, जहाँ कमेटी मैं कहूँ, काफ़ी पुरानी है। अगर हिस्टोरिक मैं वर्ड यूज़ करूँ तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, काफ़ी पुरानी है। कब से ये शुरुआत हुई है और कैसे आपके मन में या दिमाग में या आइडिया आया कि ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि लोगों को जो है वो सपोर्ट मिल सके, उनकी मदद मिल सके? दरअसल ये जो तंजीम है जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी जो है, ये उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए बनाई गई थी जो लोग 1947 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से 1947 में आए थे, जिनको निकाला गया था उस इलाके से। जी। उन लोगों की जब वो लोग वहाँ से आए तो उस वक्त के जो हालात थे उनके, वो बयान करना जो है लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता है वो, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग नंगे पाँव थे, तन में कपड़ा नहीं था, बहुत बुरा था और हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए 1947 में। उनकी औरतों को कबायली पाकिस्तानी उठा के ले गए, उनके सामने उनकी बहू बेटियों के रेप हुए। तो इस स्थिति में वो लोग जो आए थे यहाँ पे, तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ की सरकार जो है वो उनकी देखभाल अच्छी तरह से करेगी। लेकिन जब वो यूँ यूँ उनका वास्ता पड़ता गया सरकार के साथ, तो इनको ये महसूस हुआ कि सरकार को जिस ढंग से हमारी देख रेख करनी चाहिए उस ढंग से देख रेख उनकी नहीं की। ये किस ईयर की? तो ये 1947, 48, 49, 50, जब उस ज़माने में शेख मोहम्मद साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि उस वक्त रियासत की हालत भी बहुत अच्छी, माली हालत नहीं अच्छी थी, बट इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो इन लोगों की देखभाल न कर सके। और जितनी देखभाल जिस ढंग से होनी चाहिए थी वो हमारी नहीं हुई। और उसमें जो बुनियादी बातें उस सरकार को करनी चाहिए थी, जिसमें कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता था। मसलन के कितने लोग 1947 में POJK से यहाँ पे आए, कितने उनका नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जो करनी चाहिए थी, कितनी फैमिली वहाँ से आई, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं की उन्होंने। तो अब कैंप लगा दिए उन्होंने, कोई शक नहीं कि कैंप लगा दिए कि बहुत से लोग जो थे 1947 जब भूख से वो तंग आ गए तो वो जम्मू से चले गए, कोई पंजाब चला गया, राजस्थान में चले गए, या बाहर के इलाके में बहुत से चले गए। उनका कोई रिकॉर्ड जो था इनके पास नहीं था। ये तो बाद में 1962 में एक रिहेबिलिटेशन रिलीफ आया भारत सरकार की तरफ से। उस वक्त इन्होंने जो एप्लीकेशन मांगी थी, तो वो एप्लीकेशन तकरीबन कोई 41,119 एप्लीकेशन आई थी इनके पास, जिनमें से इन्होंने 31,619 जो थी उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। और सर्टन ग्राउंड के ऊपर, जिस ग्राउंड की कोई बुनियाद नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी जिस ग्राउंड के, उनको तकरीबन 1,000 एप्लीकेशन जो है उन्हें रिजेक्ट कर दी। और 31,619 जो लोग थे उनको वो जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ आया तो वो मिला था। तो एक्चुअली बात ये थी कि जब 47 के जो लोग POJK लोग यहाँ पे आए, जिसमें हिंदू सिख थे, सभी मुसलमान भी थे, शायद कुछ फैमिली चंद फैमिली थी, तो उस वक्त शुरू में तो
ये उम्मीद थी कि सरकार कहती थी कि हम जो है POJ का इलाका जो है बहुत जल्दी खाली कराएंगे, आप लोग वहाँ पे चले जाओगे। तो हमारे लोग भी इसी आश्वासन के साथ, इसी भरोसे के साथ बैठे रहे, सरकार की बातों में आ गए, कुछ किया नहीं, कोई मांगा नहीं उन्होंने। तो आज गए कल गए, इस उम्मीद के साथ बैठे रहे, और बार बार सरकारें ये कहती रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और रियासती सरकार भी कहती रही कि आपका इलाका जो है बहुत जल्दी खाली कराया जाएगा और आप लोग वापस जाएंगे। लेकिन जब 65 में वार हुई पाकिस्तान के साथ, और उसमें बहुत सा इलाका जो था POJ का, वो हमारी फौजों ने लिया, वापस लिया। और ताशकंद जो एक्ट हुआ, जो पैक्ट हुआ उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के साथ रशिया में, उसके तहत उन्होंने वो इलाका वापस कर दिया। तब हमारे जो लोग थे, जो समझदार लोग थे या उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे साथ सरकार जो धोखा कर रही है, इसमें सरकार की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, तो हमें अपनी बेहतरी के लिए, अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए अपने हाथ पाँव मारने चाहिए। उस वक्त तक था ये था कि भाई चलो ठीक है, मैं बोल गया, ये बोल गए, वो बोल गए, हमारा ये करो वो करो, तो वो इंसिडेंटली चलता था। लेकिन कोई मनज़्ज़म तरीके से एक प्लान्ड वे के साथ कोई आंदोलन शुरू करना या कोई तंजीम बनाना या कोई जदोजहद शुरू करना, जो है स्ट्रगल करना, वो अलग बात है। तब लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, हमें तो अब जदोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन जदोजहद इस ढंग से की जाए, एक प्लान तरीके से की जाए, ताकि हमारा जो है सिलसिला जो है आगे तक चलता रहे। तो उस वक्त जब एक दो वार हुई, वार के बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि इधर मीरपुर जो हमारा इलाका है, वहाँ पर उन्होंने एक ये पानी का डैम, बिजली का डैम बना दिया, जिसको मिराला ऐड कहते हैं वो। तो जब वो बन गया, उसमें हमारा तकरीबन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का जितना इलाका था वो पानी में सबमर्ज हो गया। और बड़ी अचंभे की बात है, हैरानी की बात मैं कहूँगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने उस वक्त पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, ये कहने के बजाय कि आपने कैसे हमारे इलाके में ये डैम को कंस्ट्रक्ट किया है। वो बात नहीं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान को मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो तब हमारे लोगों ने सोचा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, हमारा इलाका पानी में डूब गया और ये हमको कहते हैं वापस जाओ, हमारा इलाका फौजियों ने लिया, तो ये कहते हैं ये उनको वापस दे दिया, तो ये तो झूठ बोलते हैं। तब 1967 में एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया गया यहाँ पे जम्मू के अंदर, डिगियाना आश्रम के अंदर। जो पहले महंत थे यहाँ के, महंत बचित्र सिंह जी पुंछ के थे, नंगाली साहब पुंछ के थे, और उनके साथ थे महंत गुरबख्श सिंह जी डन्ना मुजफ्फराबाद एरिया के। इसी तरह जो शाहिदारी बरादरी थी, जो सुंदरबनी में एक गुरुजी है, वो थे, उनके फादर थे स्वामी गुसाई बाली बोलते हैं उनको, वो थे। इस तरह से हिंदू बरादरी के बहुत बड़े जो पहुँचे हुए लोग थे, समझदार लोग, सूझवान लोग थे। तो एक बहुत बड़ा तकरीबन 10-15 हज़ार आदमी का इकट्ठ हुआ यहाँ पर। उस इकट्ठ में 2 दिन लगातार विचार विमर्श के बाद फिर ये तंजीम जो है जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के नाम से तंजीम बनाई गई। और उन्होंने कहा कि अब जो है जदोजहद होगी, स्ट्रगल होगी, वो एक प्रॉपर ढंग से, एक प्रॉपर निशाने के साथ, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ हम अपने लोगों की जो रिहेबिलिटेशन कराएंगे। तो 1967 अक्टूबर में इसका गठन हुआ जम्मू कश्मीर शरणार्थी सेक्शन में। और जो पहले इसके प्रेसिडेंट थे सबसे पहले, वो सरदार रंगीर सिंह जी, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर में, तो पहले वो थे। उनके साथ बचित्र सिंह जी पंछी, वो जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन 2 साल के बाद सरदार साहब वो छोड़ गए, तो पंछी साहब जो थे वो 1970 में वो इसके तंजीम के प्रेसिडेंट बन गए। और काफ़ी जदोजहद के बाद जो है एक आइडिया आया कि एक कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी बनाई भी गई। तो फिलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है कमेटी बने हुए। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताएं कि कैसे आपने अभी तक जो है कमेटी को रन किया है, एज अ प्रेसिडेंट हम बात करें, और कौन सी आपकी डिमांड है, जिन डिमांड्स को लेकर आप सरकार के पास पहुँचे, और कुछ उनमें से जो है फ़िलहाल जो है वो फिलअप हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं। जब ये तंजीम बन गई हमारी 1967 में, तो उस वक्त यहाँ पर जो थे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहिब थे, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने भारत सरकार को एक लेटर लिखा था कि जो 1947 के POJ के जो लोग हैं वो फुली रिहेबिलिटेट हो गए। झूठा लेटर लिखा था।
तो जब ये तंजीम बनी तो पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने आंदोलन किया, जिसमें तकरीबन 5-6 हज़ार आदमी ने अरेस्ट ली। और जब वो अरेस्ट लोग हो गए तब सरकार ने कहा नहीं, हम आपका केस जो है वो रीओपन करते हैं, तो आप इस आंदोलन को वापस ले लो। और उस वक्त आंदोलन वापस ले लिया और हमारी जो जदोजहद का आगाज़ जो नए सिरे से हुआ, तो उसमें जो बातें हमने सबसे जो बेसिक मुद्दे थे वो जदोजहद के वो ये थे कि अब हमने कहा कि जो POJK का लेना, अब लेना तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, लेकिन हमारी जो जायदाद वहाँ पे रह गई है, मूवेबल या इमूव प्रॉपर्टी जो थी, तो उसका जो मुकम्मल मुआवजा मतलब रीज़नेबल कंपनसेशन जो है वो हमको दो, नंबर 1। नंबर 2 उसकी दूसरी जो डिमांड ये थी कि हमारी जो सीटें थी असम्बली की, क्योंकि ये 100 सीट थी असम्बली की महाराजा हरि सिंह के ज़माने में, तो 25 POJK के थे, उसकी थी 75 बाकी थी। तो जब ये 47 के बाद हमारा इलाका चला गया तो यहाँ पर इलेक्शन जो है काफ़ी देर तक 1986-88 तक 75 सीट पे होती। हमारी जो सीटें थी इन्होंने वेकेंट रखी थी, फ्रीज कर दी। तो हमने कहा वो जो हमारी सीटें हैं असम्बली की जो है, तो वो अगर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो सीटें तो लोगों की बेहतरी के लिए होती हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए होती हैं, तो आप हमको जितनी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बनती हैं तो वो हमें हमारी सीटें जो हैं आप डी फ्रीज करके हमें वो अलाट कर दो, ताकि हम अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकें। ठीक है नहीं। दूसरी बात ये, तीसरी बात जो ये थी, हमने कहा कि हमारे जितने भी नौजवान बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, अब क्योंकि वहाँ से आए तो यहाँ पे आके सरकारें जो हमारी रिहेबिलिटेशन की, वो भी एक अलग कहानी है। जो कैसे रिहेबिलिटेशन की, वो भी बॉर्डर्स पे आज भी हमारे लोग जो 80% लोग जो हैं उनको बॉर्डर पे मतलब शेल्टर दी गई। बॉर्डर के 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर आगे जितने भी गाँव थे वहाँ थोड़ी थोड़ी ज़मीनें अलाट करके वहाँ बिठाया गया उनको। तो वो एक तो गोली से निकल के वहाँ से आ गए। तो आज 75 साल गुजरने के बाद जब भी बॉर्डर में हलचल शुरू हो जाती है तो सबसे पहली बुलेट जो होती है वो 1947 के लोग जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं वहाँ रहते हैं, उनको फेस करनी पड़ती है। तो हमने कहा कि उनके जो बच्चे हैं, तीसरी जो बात मैं कर, पहली 2 तो बताइए कंपनसेशन की बात कही मैंने, जो असेंबली रिजर्वेशन की सीट्स की बात कही, और तीसरी बात हमने ये कहा कि ये जो हमारे जो बच्चे हैं इनको कम से कम हम कम्पीट नहीं कर सकते, इनको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट सर्विस में हिंदुस्तान के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, इनको रिजर्वेशन जो है मिलनी चाहिए। ये हमारी 3 बातें जो थी जिनको लेके हम, बाकी बातें ये थी हमारी कि जो ज़मीन हमको अलाट हुई, ज़मीनें जब 47 में हम लोग आए, कैंप लगे, कैंप इन्होंने डिसलोकेट कर दिए, डिस्पर्स हो कैंप 1950 को। यहाँ पर जो ज़मीन खाली हुई थी, मुसलमान जो यहाँ छोड़ के चाहे वो POJK में चले गए या पाकिस्तान भाग गए, ठीक है, उनकी जो ज़मीन खाली थी वो तकरीबन कोई 15.5 लाख के लगभग कनाल, 15.5 लाख कनाल ज़मीन खाली हुई कनाल। उसमें जब शेख साहब थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो 1950 दिसंबर में 1950 दिसंबर में उन्होंने एक ऑर्डर किया कि हम इन लोगों को तो कुछ और दे नहीं सकते हैं, ये थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दो इनको, तो ये ज़मीन में खेती उगाएंगे, खेती करेंगे तो अपने बच्चों का परवरिश करेंगे, पेट भरेंगे उनको। तो अभी वो ऑर्डर जो था उस कैबिनेट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, तो शेख साहब ने एक और ऑर्डर कर दिया, यानी कि दिसंबर में एक ऑर्डर किया और मई 51 में दूसरा ऑर्डर कर दिया। पहला ऑर्डर जो किया था उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई थी, अभी हुआ नहीं था, तो उसको सुपरसीड करके दूसरा ऑर्डर कर दिया। उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि ये जो ज़मीन वेकेंट हुई है, सबसे पहले उन लोगों को दो जो लैंडलेस हैं, यहाँ के लैंडलेस लोग हैं उनको दो। नंबर 2, उन लोगों को ज़मीन दो जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन गुजारे के हिसाब से कम है, उनको दे दो। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो 1947 का जो डिस्प्लेस पर्सन आए हैं, जो हमको नाम दिया गया, और तीसरा इनको दे दो। ठीक है। मेन टाइम क्या हुआ, देखो हम आए 47 में, तो ज़मीन की बांट जो हमारे हिसाब से शुरू हुई 54-55 में हो गई। 8 साल में जो ज़मीन जो थी ना वो ऑक्यूपाई हो गई इलीगली बेअंदाज लोगों के पास। ठीक है। तो 1954-55 में
ज़मीन की अलाटमेंट शुरू हुई। तो फैमिली स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्होंने कहा कि ज़मीन दो इनको। तो उसमें 2 स्केल्स बनाई गई। वो एक जो 4 मेंबर से ऊपर से उनको उन्होंने कहा कि इनको 4 एकड़ ज़मीन पानी वाली अगर है तो 4 एकड़, जो पानी वाली नहीं है खुश्की है तो 6 एकड़। तो जो 4 मेंबर से कम थे उनको कहा अगर पानी वाली है तो 2 एकड़, तो पानी वाली नहीं है 3 एकड़। ये इन्होंने एक अप्रूव स्केल बना के तो अलाटमेंट शुरू कर दी। तो उसमें 22,719 फैमिली जो थी जिनको ज़मीन अलाट हुई है, और जिसमें गवर्नमेंट के जो डाटा अपना डाटा है, जो उसमें 8,000 फैमिली ऐसी थी जिनको स्केल ज़मीन जो थी वो जो अलाउड स्केल थी उससे कम मिली है। मान लो मुझे 4 कमा मिलनी चाहिए थी तो मुझे 20 कनाल मिली, ठीक है। किसी को 3 कमा मिलनी चाहिए थी उसको 1.5 कनाल मिली, 1.5 कमा मिली। तो 8,000 फैमिली से ज़्यादा फैमिली थी जिनको ज़मीन जो है अप्रूव्ड स्केल से कम मिली है उनको, ठीक है। तो हमने उनको ये कहा कि ये आपने जो जम्मू कश्मीर का विधान है इसमें ये प्रोविजन रखा हुआ है कि अगर वो मुसलमान वापस आएगा तो वो ज़मीन अपनी एक्वायर कर लेगा। तो अगर वो एक्वायर कर गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है नहीं। हमारे सर पर तलवार तो लटक रही थी। तो उस वक्त हमने कहा भाई ठीक है, ये जो ज़मीन आपने हमको दी है इसका कोई पक्का प्रबंध होना चाहिए ताकि हमें ये भरोसा हो जाए कि हमसे ज़मीन नहीं छीनेगी। ये भी उस आंदोलन का हम स्टार्ट के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि तो कम में हमारे पाँव तो रखने के लिए जगह तो चाहिए ना हमको मजबूती के साथ। तो जो 3 बातें मैंने मुख्य मुद्दे बनाए उसके साथ एक मुद्दा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये जो ज़मीन आपने हमको दी है, चाहे स्टेट लैंड दी है या एवैक्यू लैंड दी है जो मुसलमान की ज़मीन दी है, इसका कानून इस ढंग से बनना चाहिए कि अगर वो आ भी जाएँ मतलब कानूनी तरीके से लीगल वे से वो अगर आ भी जाएँ तो कम से कम हम दोबारा डिस्प्लेस मत हों, ठीक है नहीं। तो सरकार ने कहा कि उस वक्त क्योंकि सरकार ने कहा कि ठीक है जो ज़मीन गवर्नमेंट हमारी अपनी है, जम्मू कश्मीर सरकार की अपनी है, तो वो तो हम आपको उसका प्रोपर्टी राइट्स दे देंगे हम लोग से। वो ज़मीन बहुत कम मिली थी हमको, बहुत कम थी। मैं किसी को 10 कनाल, किसी को 15 कनाल, किसी को 6 कनाल वो थी। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने फुल प्रोपर्टी राइट्स 1965 में एक ऑर्डर कैबिनेट ऑर्डर निकला, उसके तहत उन्होंने वो ज़मीन हमको दे दी, प्रोपर्टी राइट्स दे दी। अब जो बाकी ज़मीन थी, जो मेजर ज़मीन हमारी जो थी वो वैक्यू लैंड थी, तो उसके लिए हमें बड़ा जद्दोजहद करना पड़ा। हमने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया था 1954 में, परमानेंट रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया, उसी एक्ट को आप यहाँ पे एक्सटेंड करो जम्मू कश्मीर में। जैसे बहुत सारे कानून आप एक्सटेंड करते हो उसको भी करो। ये कह लें नहीं वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 370 है। हमने कहा ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता तो आप अपना बनाओ। आप अभी तो एब्रोगेशन हो गया है। नहीं मैं उस वक्त की बात करूँ ना। अब तो हमने कहा आप यहाँ हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाओ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के जो वेस्ट पाकिस्तान का रिफ्यूजी आया था भारत में, उसको सेटल कर दिया लॉन्ग बैक, जो देना था दे के ख़त्म कर दिया उनको, ठीक है, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई बंस। तो आप भी यहाँ पर एक मुकम्मल कानून बना के उसके हिसाब से हमारा जो सेटलमेंट परमानेंट को फाइनल कर दो। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, एट द कंक्लूजन अभी अगर हम बात करें अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है, जैसे आपने अपनी डिमांड्स के बारे में बताया, रिजर्वेशन को लेकर, बच्चों के लिए एजुकेशन में, जॉब्स रिलेटेड में और असेंबली में सीट्स के लिए, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, इफ़ वी टॉक अबाउट, जहाँ उसको लेकर अभी कैसे आप जो है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने आगे आ रहे हैं? ये जो मुद्दे, 3 जो मुद्दे बेसिक मुद्दे थे ना, ज़मीन का छोड़ के जो बड़ा मुद्दा मैंने बात की है, ये 3 मुद्दे आज भी वहीं के वहीं हैं। कंपनसेशन इन्होंने कहा हम आपको नहीं दे सकते, वो भी अभी तक नहीं हुआ ना। वो कहने का हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि POJ हमारा है, अगर हम आपको कंपनसेट करके आपको रिहेबिलिटेट कर देंगे तो पाकिस्तान का स्टेटस ओवर दैट एरिया वो कन्फर्म हो जाएगा। वो हम आपको नहीं दे सकते। और जो असेंबली सीट्स है वो भी उन्होंने दी, रिजर्वेशन भी उन्होंने दी। तो हमारे जो बुनियादी मुद्दे थे ना जिनको हम लेके चले थे, वो 3 वहीं के वहीं हैं जिसकी जद्दोजहद आज तक चल रही है। हमने इनको कहा कि चलो ठीक है, अगर आप ये कंपनसेशन नहीं सकते, देयर मस्ट बी सम अल्टरनेटिव। तो 78 में जम्मू कश्मीर सेंट्रलाइजेशन कमेटी ने एक बड़ी जद्दोजहद की, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। पार्लियामेंट्री कमेटी बनवाई हमने,
2 साल की उन्होंने कौन उसमें मेंबर्स उसमें जितने भी लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर थे उस वक्त में सभी पार्टी के थे। जब कोई कमेटी बनती है ना पार्लियामेंट कमेटी, तो सभी पार्टी की आती है, वो मिली जुली कमेटी होती है, एक रूलिंग पार्टी की नहीं होती है। उसमें कांग्रेस के भी थे, जनसंघ के भी थे, और लोग भी थे। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी 2 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, यहाँ सरकारों से बात की, लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि इनका मसला जो है बड़ा जेन्युइन मसला, सरकार को अगर कंपनसेशन नहीं दे सकती है, कम सीटें दे सकती है, बाकी काम कर सकती है, तो कम से कम कोई अल्टरनेटिव, कोई लंप सम ग्रांट इनको दी जाए ताकि ये लोग रिहेबिलिटेट हो सकें। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई हुई नहीं, उसकी भी कुछ नहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन। तो वहीं की वहीं हमारी वो मुद्दे वहीं के वहीं चलते रहे। अब जो 2012 में एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में कमेटी बनी, एक और कमेटी बनी, पार्लियामेंट कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है वो दी उन्होंने 2014 में, जब मोदी सरकार आए थे तब उन्होंने वो रिपोर्ट फाइनल करके मोदी सरकार को दी। उसके चेयरमैन ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हो गए इंडिया के, जस्टिस ने क्या बोलते हैं उनको, वेंकैया साहब थे। तो ये जो सेकंड कमेटी बनी उसका क्या उसने बड़ी स्पेसिफिक जो दी, उसने कहा ठीक है कंपटीशन आप मत दो इनको, कम से कम फॉर द टाइम बिंग 30 लाख रुपये पर फैमिली दे दो, 30 लाख रुपया पर फैमिली दे दो, जब तक POJK को लिबरेट नहीं करवाते हम, नंबर 1। तो वो इम्प्लीमेंट हुआ ग्राउंड? कहाँ नहीं हुआ, वही तो बात कर रहा हूँ। दूसरा ने कहा इनकी सीटें जो है वो इमीडिएट रिलीज़ करो, इनके बच्चों को फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, JNK सरकार भी इनको रिजर्वेशन दे, और छोटे छोटे कंपोनेंट जो थे वो हमारी बाकी बातों में उन्होंने कहा। लेकिन ये 3 जो मेजर मुद्दे थे इसके बाद वो जो रिपोर्ट थी 183 रिपोर्ट राज्यसभा की पार्लियामेंट कमेटी की, 183 नंबर उसका, वो 22 दिसंबर 2014 को दोनों सदनों में पेश हुई, वहाँ पे सबमिट हुई रिपोर्ट। उस पर आज तक कोई अमल दरामद जो नहीं हुआ। उसके अब उस पर कुछ नहीं हुआ। हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि अमल दरामद करो, तो उसी को लेके, उसी की अमल दरामद को लेके कि मैंने 1 साल पहले जो सिग्नेचर मुहिम चलाई थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर इकट्ठे किए हमने। आपने बुक भी बनाई है? बुक जो मैंने दिखाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। तो अब हम उसी सिलसिले में या जो BJP वालों से बात हो रही थी उसी बुक के सिलसिले में, तो वो उसी में हम यही लिखा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको सरकार इम्प्लीमेंट करे और दैट इज़ द ओनली रोड मैप जो एडिक्वेट हमारी रिहेबिलिटेशन जो है उसको ख़त्म कर सकता है, रिहेब कर सकती है। दैट इज वो बिल्कुल मतलब वो ठीक है रिपोर्ट। जब तक POJK आज़ाद होता है या जो भी ये चाहते हैं, तो उस वक्त तक वो रिपोर्ट जो है रीजनेबल रिपोर्ट है, 30 लाख रुपये पर फैमिली, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सर्विसेज इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एज वेल इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो वो अच्छी रिपोर्ट है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रोड में, उससे अच्छा हो नहीं सकता कोई। उसी के लिए वो मेरी जो तंजीम है जो पिछले 60 साल से काम कर रही है, ये तो बहुत बड़ी तंजीम है, बड़े काम किए हैं। ये जो इतने आंदोलन, ये ज़मीनों की बात मैं करता हूँ, ये जो हमारा जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट जो है, एग्री रिफॉर्म जो एक्ट हमारा जो है, इसमें हमने बड़े संशोधन कराए हैं, बड़ी तंजीमें कराई हैं, बहुत कुछ कराया है इसमें। आज अगर रिफ्यूजियों के पास जो कुछ है तो जम्मू कश्मीर शरणार्थी कमेटी जो है उसी की वजह से है। यहाँ बड़े आर्डर कर दिए इन्होंने, सरकारों ने। यहाँ पर एक बार ये भी आर्डर कर दिया फारूक अब्दुल्ला ने 1982 में कि ये शहर से 13 किलोमीटर के अंदर जितनी ज़मीन है वो वापस ले लो, तीनों। हाँ, तो फिर वो इसके लिए बहुत बड़ा मेरे फादर ने पंचीनी आंदोलन किया, तो वो सारा जो था वो ऑर्डर रिवर्स कराए, लोगों को बेनिफिट हुआ। अब लोगों को एग्री रिफॉर्म एक्ट में ये सुविधा मिल गई कि जो वैक्यू लैंड है, दफ़ा 3 का जो म्यूटेशन हमारा होता है, उसके तहत वो ज़मीन का जो नाम, मालिक का नाम चेंज, मालिक वही होंगे जो पार्टीशन में छोड़ के गए, लेकिन जो राइट्स है हम राइट्स अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं अपनी ज़मीन जो उसके राइट्स जो है आपको दे सकता हूँ, आप किसी और को दे सकते हैं, वो सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 254C का जो ज़मीन थी वो तो प्रॉपर्टी राइट से, लेकर उसमें उन्होंने पिछले 3-4 साल से नया पंगा डाला उन्होंने कि वो। तो फिलहाल काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये 3-4 मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं अभी वहीं हैं। वो छोटे मोटे इशू में बताता हूँ। जैसे देखिए, अब जब हमारे कैंप डिसलोकेट हुए तो हमारे जगह जगह इन्होंने हमें को बैठा दिया। उसी जगह में मुझे मान लो जी मैं गोल गुजरात में कहीं बैठा हूँ,
तो मेरे घर के नीचे अगर 5 मरले या 7 मरले या 10 मरले ज़मीन उस वक्त जो मेरे हिस्से में आई मैंने दी, मैंने उसके ऊपर 50 लाख का घर बना दिया, लेकिन ज़मीन मेरे नाम पे नहीं है। हम कहते हैं यार अगर आपने हमको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए हैं स्टेट लैंड के ऊपर, एवैक्यू लैंड के ऊपर हमने ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स दे दी हमें, ये 10 मरले ज़मीन जो है ये आप हमारे नाम क्यों नहीं करते? मान लो जी मैंने अब मकान बेचना है, बच्चे को कहीं पढ़ाना है, बाहर भेजना है, या मैंने कुछ करना है वहाँ पर, या लोन लेके और घर बनाना है, तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि ज़मीन मेरे नाम पे नहीं है। नहीं वो नहीं कर सकते। वो 70 साल से चला रहे, कहाँ तक मैं केस को ले गया, दोबारा ले गया, इस गवर्नर से मिला, पहले गवर्नर साहब ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन इन्होंने आज तक उसमें कोई प्रोग्रेस जो है उस ज़मीन में नहीं है। इसी तरह से जो हमारे लोगों के पास जो टाउन्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो घर थे, जो लोग छोड़ के चले गए थे, जो घर थे कस्टोडियन हाउसेज जो हैं, तो वो किराया नॉमिनल किराया लेती है सरकार हमसे, लेकिन हम उन घरों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोबारा गिरा के बना नहीं सकते हैं। अगर वो कहीं छत टूटा होगा तो मुझे कस्टोडियन से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के लिए मुझे वहाँ रिश्वत देनी पड़ेगी, 50 बातें करनी पड़ेंगी। तो हमने कहा भाई अगर मकान जो है, अगर वहाँ पे हमको आपने हमको ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट दिए हैं, थोड़ी देर पहले मैं कस्टोडियन जनरल से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा अगर ये ज़मीन की जो घर है तो इसको इसके भी हमको ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट दे दो, ताकि हम बैंक से लोन लगे इसको गिरा के तो हम इसको भेज दें। तो कस्टोडियन जनरल ने एक सवाल किया जी ये उन लोगों को, मैं कहा जी उन लोगों के राइट्स महफूज हैं यहाँ पर। जब यहाँ पे हमने कहा कि ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट सरकार बनाए, सरकार ने पहले मान लिया बनाएगा, बाद में ये आनाकानी की उन्होंने, तो पंछी साहब ने मरम्मत रख दिया। 21 दिन मरम्मत के रखने के बाद उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया कि हम ये एक्ट कानून बनाएंगे, और असेंबली में बाकायदा वो एक्ट लाया गया। तो एक्ट को इन्होंने पास नहीं किया, वहाँ पे कश्मीर वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जो मुसलमान वहाँ पे गया, यहाँ से गया है उसका क्या बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जायदाद तो इनके पास आ जाएगी उसकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका कोई यकीन दहानी दे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल गारंटी दी उनको, सरकार जम्मू कश्मीर को, अगर यहाँ का जो मामलन वहाँ माइग्रेट करके चला गया पाकिस्तान में या POK में कहीं भी गया वो, जब वो लीगल वे से वापस आएगा उसकी जितनी जायदाद की उस वक्त जो कीमत होगी, प्रेवलेंट मार्केट रेट होएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गारंटी देती है। तब जाके ये ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स हमको मिले जाके, उसके बाद जाके मिले राइट्स हमको। ये बड़ी एक लंबी जद्दोजहद है। ये एक वो मेंबर या 2 मेंबर लोग कमेटियाँ बनाते हैं, वो कुछ नहीं है। आज हमारी तंजीम जो है यहाँ आज नहीं है, ये शुरू से है, कठुआ से लेके पुंछ तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, तहसील कमेटी है, रजिस्टर है। जब हमको नई कमेटी बनते हैं डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करते हैं, ये सोसाइटी को करते हैं, ऐसे वो होते हैं। बिल्कुल एक लंबी फिलहाल अभी हाल ही में एक प्रेस वार्ता भी की आपकी तरफ से, और जो पूरा सिग्नेचर कैंपेन था वो भी आपने प्रेस में जो है वो दिखाने की कोशिश की, लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी, और काफ़ी ज़्यादा आप उसमें सफल भी रहे। तो फिलहाल कुछ जैसे आपने बताया कि 2-3 डिमांड्स ऐसी हैं, जो 4 मैं कहूँ ऐसी हैं जिन पे अभी वर्क नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या आगे आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए मैं इसमें ऐसा करूँगा कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं ना, शायद हम लोगों को नहीं पता क्यों, बिकॉज मैं तो एसोसिएट रहा है इस इशू के साथ फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, तो मुझे तो एक छोटी छोटी बात का भी पता है। तो हमने साइमल्टेनियसली जितनी भी डिमांड्स हैं हमारी, मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए आज मैं रेवन्यू सेक्रेटरी साहब के पास गया था उनको मिलने के लिए। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि ये जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, उन्हीं के बाद जब ये यूटी बनी है, किसी अफसर ने हमारे लोगों के पास किया था कि जो स्टेट लैंड जिसके फुल प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिले थे। अब देखो मान लो 10 कनाल ज़मीन मेरे को मुझे मिली 54 में, ये 55 में, ये 56 में, तो मुझे सरकार ने उसके प्रॉपर्टी राइट्स मालकाना हक मुझे दे दिए। अब मेरी 10 कनाल ज़मीन फर्दर डिवाइड हो गई, एक फैमिली की 4 फैमिली बन गई, समझिए ना। तो वो ज़मीन डिवाइड हो गई, अब वो कल्टीवेशन नहीं हो सकती उसकी। तो सवाल ज़मीन तो दी कि हमको रीएबिलिटेट करने के लिए, तो रीएबिलिटेट करने के लिए कल्टीवेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अब बाकी तो तरीके से भी लोग रीएबिलिटेट कर लेते हैं ना। तो अब वो ज़मीन जब डिवीजन हो गई है तो अब हमारे वो माल कम है, सरकार को मतलब ही नहीं है। जब ज़मीन राइट्स मिल गए, लीगली राइट्स मिल गए हमको, तो हम उस ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, ज़मीन को बेचते हैं, क्या करते हैं, सरकार को कोई दखलंदाजी नहीं है। 2019 तक कोई ऐसी बात नहीं थी, हम लोग बेचते थे ज़मीन, वो बेचते थे अपनी ज़मीन बेचते।
तो 2019 के बाद क्या हुआ कि किसी अफसर ने आके ये कहा जी कि ये ज़मीन तो हमको दी थी कल्टीवेशन के लिए, ये बेच नहीं सकते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। तो फिर जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो मैंने इंस्पेक्टर जनरल जो रजिस्ट्रेशन उससे बात की, तो वो कहना जी हमने ये केस भेजा हुआ है रेवेन्यू वालों को, तो वो अपनी कंसल्ट देगा। उसके बाद फिर रेवेन्यू वालों से मिला, जो पहले सेक्रेटरी से मिस्टर बेदूरी साहब थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने समझो कहना ठीक बात है। उन्होंने फिर लिखा कि ये जो आर्डर हुआ 1954 में, अपना 65 में जो कैबिनेट आर्डर हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इन लोगों को खुद कल्टीवेट करेंगे या ज़मीन भेज नहीं सकते हैं। हमने इनको पूरे प्रॉपर्टी राइट देते हैं, ये इनका ऑप्शन है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वी आर नॉट कंसर्न। उन्होंने वो लिख के वापस भेजा। रेवेन्यू का वो ऑर्डर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन है इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसने दोबारा उसको लॉ डिपार्टमेंट भेज दिया। लॉ डिपार्टमेंट में क्या किया, मैंने उनको, मेरा वो कहना जी हमने एडवोकेट जनरल को भेजा है। एडवोकेट जनरल के पास जब केस किया तो उसने भी इसको गोल मोल ऐसे ही क्लियर कट जो करना चाहिए, अपने शोल्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्हें उठाया दोबारा भेज दिया, उसको रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेज दिया। अब आज मैं दोबारा गया था रेवेन्यू सेक्रेटरी को मिलने के लिए, मैंने को यही कहा रहा था कि आप इसमें क्लियर कट देखो, ये कैबिनेट आर्डर है, कैबिनेट आर्डर को कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई सेक्रेटरी किसी भी लेवल का अफसर हो, आईएएस अफसर हो, वो उसको बदल नहीं सकता, उसको पावर नहीं, उसका ये ज्यूरिडिक्शन में नहीं है ये, क्योंकि ये कैबिनेट का फैसला नंबर 1। नंबर 2 मैंने को कहा कि ये जो कैबिनेट का फैसला है 254 स्टेट लैंड वाला, ये लेजिस्लेट हो गया। ये एग्री रिफॉर्म एक्ट का जो शेड्यूल 2 है उसमें मेंशन हो गया ये कि जो शेड्यूल 2 में जो ज़मीन आती है, चाहे वो एवैक्यू लैंड है, चाहे वो 254 लैंड है, उसके ऊपर कोई लैंड ग्रांट एक्ट, कॉमन लैंड एक्ट, कोई लैंड जो ज़मीन का कानून जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़मीन दी गई है 47 के रिफ्यूजी को फॉर सस्टेनेंस फॉर रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो मैंने कहा फिर अगर ये इतना कुछ हो गया है तो आप कहिए इसको क्लैरिफाई कीजिए, ताकि लोग कोई ज़मीन बेचता है उसके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, फ़र्ज नहीं करता है, तो अगर 10 लाख दे दो तो रजिस्ट्रेशन करने वाला भी कर देता है और पटवारी फर्ज काट देता है। तो कहता है ये बात में मालूम है, आप क्लियर कर पाए, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में हो जाएगा। इस वजह से हमारे जो घरों की मैंने बात की आपसे, उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो घरों के नीचे ज़मीन है उसके रेगुलेशन काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कोई इशू उस पर मैं काम कर रहा। मैं सारा दिन जो है होल टाइमर हूँ मैं, तो मैं सारा दिन यही काम करता हूँ सेक्रेटरीट में, कस्टोडियन ऑफिस। जी सर, समय बहुत कम है तो मैं लास्ट सवाल आपसे लूँगा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे फाइनली पीएजे के रिफ्यूजीज़ को, अपने लोगों को, खास जम्मू कश्मीर के लोगों को? जहाँ तक पीएजे के लोगों का सवाल है, उनको मैं यही अपील करूँगा कि वो लोग सभी इकट्ठे हो जाएं और हमारी जो ऐतिहासिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पहले उन्होंने साथ दिया अभी साथ दें, और बहुत कुछ हमने पहले अचीव किया, ऐसी बात नहीं कि अचीवमेंट नहीं हुई। अगर लोग खड़े हैं, बैठे हैं किसी जगह पे, तो ये जद्दोजहद का नतीजा सारा और लोगों की कोऑपरेशन का नतीजा है। आगे के लिए मैं जो मुद्दे हमारे जो बाकी रह गए हैं, जो बेसिक मुद्दे अभी वहीं के वहीं हैं, उनको रिजॉल्व कराने के लिए, उनको हल करवाने के लिए लोगों की जद्दोजहद जो है, उनका कोऑपरेशन जो है हमें चाहिए उसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में सरदार गुरदेव सिंह जी थे, जो काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है और लंबे समय से पीओजे के रिफ्यूजीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिनके ऊपर काम अभी जो है वो नहीं हुआ, और उसी को लेकर लगातार ये स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उन मांगों के ऊपर जो है वो काम जो है वो होना चाहिए। हालांकि पिछली कई सरकारें रही, बिल बने, पास भी हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाई। तो अभी भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और बाकी जो पीओजे के रिफ्यूजीज़ हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप सब जो है यूनाइट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं कि आपके जो अधिकार हैं, हक हैं, वो जो है वो मिल सके। फिलहाल इस पूरी कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या पूरी राय है, कमेंट सेशन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।